तो डिटेल में बताइए कैसे आपने मतलब शादीशुदा होते हुए जॉब में होते हुए कैसे आपने मतलब मैनेज किया अपने टाइम को। ये जो जीएस वाला जो पोर्शन था तो आपने मतलब सेलेक्टिव स्टडी किया था वहाँ पे एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न काफी यूज मतलब उसका सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री का खासकर, तो आपने उसमें सेलेक्टिव स्टडी किया था कि सब कुछ पढ़ा था उसमें? इतना रिसोर्सेज आ चुका है कि आप सब पढ़ने जाएंगे तब तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अच्छा, ये जो नोट्स होता है इंग्लिश का, तो नोट्स आपने कैसे, इसका कोई स्टैंडर्ड मतलब गाइडेंस अवेलेबल नहीं है इंग्लिश का झारखंड में जैसे कि कोटा का अवेलेबल है, तो आपने ये नोट्स या फिर कैसे मतलब इंडिविजुअल बुक्स को खरीदा कि गूगल का यूज किया, इंटरनेट का यूज किया, कैसे? अब बात करते हैं जीएस मेंस की, है ना, पेपर 3, 4, 5 क्वालिटी और फॉर्मेट वाला। तो ये पेपर काफी मतलब इसका सिलेबस बड़ा, इसके ऑप्शंस नहीं है, इसमें स्टूडेंट्स को पूरा तैयार करके जाना पड़ता है। तो इसमें आपने कैसे किया? इसमें भी आपने मतलब अपने आंसर्स को मतलब सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, एआरसी के रिपोर्ट, ये सब यूज किया था इसमें? थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मेंस में सवाल आपका कैसा आएगा। तो कंटेंट वर्सेस प्रेजेंटेशन आप क्या कहेंगे इसमें? ऑन एवरेज कितना देर आप मतलब डेली निकाल लेते थे मतलब अपने लिए? सिलेबस इज सो एक्सपेंसिव, आप उसमें अगर थोड़ा सा भी मस्ती करेंगे तो आपका कोई ना कोई पोर्शन छूट जाएगा। प्लान बी का कितना इंपॉर्टेंस है इस जेपीसीएस एग्जामिनेशन जो कि रेगुलर नहीं है, इसका कैलेंडर कुछ फिक्स नहीं है? जो नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है मिस्टर सूरज कुमार। इनका रैंक 153 है, झारखंड फाइनेंस सर्विस इनको मिला है। इनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, आप इनसे डिटेल में जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। ये ऑलरेडी अभी डेप्यूटी मैनेजर है बीसीसीएल में, तो कांग्रेचुलेशंस सूरज जी, थैंक यू सो मच 14 जेपीसी के स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। इनके पास बहुत कुछ है आपको गाइड करने के लिए। आपका जो भी प्रॉब्लम्स है जेपीसी की तैयारी में, जो भी आप फेस करते हैं, खास करके सर जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, कि टाइम कितना मिलता है इसमें, एवरीथिंग प्रीलिम से लेके मेन से लेके इंटरव्यूज तक की एक एक चीज को आपको माइन्यूटली गाइड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए सूरज जी, कि कैसे आपने मतलब इतना, अब डिप्टी मैनेजर बहुत अच्छे पोस्ट पे है और बीसीसीएल में है, ये काफी अच्छी नौकरी, आपको टाइम काफी कम मिलता हो, कैसे आपने मैनेज किया इतना जो बड़ा अचीवमेंट है जेपीसी का? सो डिटेल में बताइए अपनी स्टोरी के बारे में। जैसा आप बता रहे हैं सर कि मैं एक पीएसयू में वर्किंग हूँ, तो पीएसयू में अपार्ट फ्रॉम जॉब जो है अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आफ्टर ऑफिस। तो अगर उस टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन किया जाए तो प्रिपरेशन हो सकती है। ऑल्दो ये एग्ज़ाम थोड़ा टाइम डिमांड करता है, थोड़ा पेशेंस डिमांड करता है, तो अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी दृढ़ शक्ति है तो आप ये कर सकते हैं। और सर आजकल सिविल सर्विसेज में ऐसा लोग बोलते हैं कि यू मस्ट ऑलवेज हैव एन प्लान बी। तो आई वाज ऑलवेज मेकिंग माय प्लान बी फर्स्ट, देन आई मूव टुवर्ड्स माय प्लान ए, रादर देन मूविंग टुवर्ड्स प्लान ए एंड देन मेकिंग माय प्लान बी। प्लान बी आपका क्या था, प्लान ए क्या था? प्लान बी तो सर मैं जो बीसीसीएल में जॉब कर रहा हूँ वो भी एक अच्छा रेप्यूटेड और वेल पेइंग जॉब बहुत है, अच्छा मेरा job घर पे पोस्टिंग है। तो दैट वाज ऑलवेज प्लान बी कि इसमें इतना अनसर्टेनिटी है, इसमें सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, तो ये तो करना था ही। लेकिन मैं जो अपना, चूंकि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से भी पढ़ा हूँ और सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक सर्टेन एज के बाद अर्निंग मेंबर बने, तो आई ऑलवेज वांटेड कि हम पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, देन आई इन्वेस्ट माय टाइम, माय अपॉर्चुनिटी इन दिस थिंग। सो फ्रेंड्स, इस टाइम हमने एक चीज देखा है कि मैक्सिमम जो लोगों का सिलेक्शन है ना, बहुत लोग वर्किंग है इस बार। तो ये जो मिथ है ना कि मुझे फुल फ्लेज घर बैठ के तैयारी करनी पड़ेगी जेपीसीएस एग्जाम के लिए, तो एकदम मिसकंसेप्शन है ये। सूरज जी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉब के साथ, काफी हेक्टिक जॉब होगा आपका, कितना टाइम था आपको, टाइम मिलता था पढ़ने के लिए? टाइम सर जो भी मिलता था वो ऑफिस, मेरा जैसे ऑफिस में पोस्टिंग है तो 9:30 to 5 तो मुझे ऑफिस में रहना ही पड़ता था। अपार्ट फ्रॉम अगर कभी कुछ मीटिंग्स हो गया तो उसमें सर लेट नाइट भी एक्सटेंड हो जाता है। बट अगर एक नॉर्मल डे भी पकड़ें तो 6:30 तक मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकता था। लेकिन सर चूंकि आपको अगले दिन भी वापस जाना है तो यू कांट एक्सटेंड मोर देन 10-11, क्योंकि सर फैमिली को भी टाइम चाहिए। आप शादीशुदा भी है ना? हाँ, आई एम मैरिड सर। तो आप देख लीजिए, जो भी लोग कहते हैं कि शादी के बाद मैं तैयारी नहीं कर सकता हूँ, इनके पास पूरी मतलब जिम्मेदारी थी, नौकरी भी थी और शादीशुदा भी, उसके बाद भी इन्होंने जेपीसी में रैंक 153 लाया है ना। तो ये काफी बड़े मिसाल है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि नहीं मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां, मुझसे तैयारी नहीं हो पाएगा। और पर्सनली मैंने इनका इंटरव्यूज लिया था, मैं मॉक इंटरव्यू से जुड़े थे हम लोग, ये आए थे हमारे पास इंटरव्यूज में, सबसे बेस्ट इंटरव्यू था इनका, जितने भी लोगों का मैंने मॉक इंटरव्यूज लिया था। पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस था मैं इनसे। मैंने तो मॉक में बोली भी दिया आपका तो रैंक एकदम फिक्स है ना, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी ये कैंडिडेट थे, है ना। तो इनसे डिटेल में जानते हैं कि जॉब के साथ, क्योंकि टाइम काफी कम मिला होगा, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं था इनके पास, ना प्रिविलेज था कि 10 नोट्स पढ़ ले, 5 कोचिंग में एडमिशन ले ले, है ना, 10 किताब पढ़ ले। तो बहुत सिलेक्टिव स्टडी किया होगा आपने, बहुत स्मार्टली पढ़ाई की होगी। तो डिटेल में बताइए कैसे आपने मतलब शादीशुदा होते हुए, जॉब में होते हुए, कैसे आपने मतलब मैनेज किया अपने टाइम को? सर पहला चीज तो जो बाइबल है प्रिपरेशन का वो है सिलेबस। और सर जेपीएससी का एक अच्छा चीज भी है सिलेबस में, एक बुरा चीज भी है। अच्छा चीज ये है कि प्रीलिम्स और मेंस में पूरा बाइफर्केशन है सेक्शन वाइज, बी इट एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन टू क्वेश्चन बाइफर्केशन है।
हाँ। और सेम चीज अगर मेंस में भी देखेंगे तो पूरे टॉपिक्स मेंशन्ड है कि किससे सवाल आएगा। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट थिंग तो बाइबल सर सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करना कि उसमें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद सर रिसोर्सेज चूंकि अब मार्केट में बहुत अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा सर रिसोर्सेज को मैंने ध्यान नहीं दिया है। जेपीएससी सर एक नया तरह का एग्जाम है आफ्टर इट्स रिवीजन ऑफ सिलेबस। तो अब तो सर जैसे आफ्टर 11 to 13 जेपीएससी 4 सैंपल हैं लोगों के पास इंक्लूडिंग द 6th 7th 11 to 13th एंड 1 बैकलॉग। बैकलॉग। तो उसको देख के सर काफी अच्छा असेसमेंट किया जा सकता है कि सवाल किस सेक्शन से आ रहा है, किस सेक्शन से आ चुका है, किस सेक्शन से नहीं आएगा। क्योंकि सर मेंस में आपको पता है इट्स लकी 4 कि 4 ही सवाल आना है आपको। तो किस सेक्शन से आना है इसका आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। और अगर आपके प्रिडिक्टेड वाले सवालों में से 1-2 सवाल आ गया तो यू कैन राइट इट वेरी वेल कि जो भी आप पढ़ के आए हैं। और सर आंसर्स यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप है, 40 मार्क्स का सवाल है। तो बेसिकली आप जो जानते हैं आपको सब लिखना है उस टॉपिक के इन एंड अराउंड। कितने पेजेस का आंसर लिखते थे आप, मतलब एवरेज सारे? सर वो जैसे कि जो जीएस के 3 पेपर हैं अपार्ट फ्रॉम साइंस, पॉलिटी 40 मार्क्स और 32 मार्क्स। हाँ 40 मार्क्स वाले सवाल में सर मेरा हमेशा टारगेट रहता था कि मैं 8 पन्ने का आंसर लिखूं, 8 पेजेस। ओके। फ्रंट एंड बैक काउंटिंग 1-2। और जो 32 मार्क्स का है उसमें मिनिमम 6 पेजेस का आंसर डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ सर। तो स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से सबसे पहले। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 2 यहाँ पे कहते हैं कि मतलब प्रीलिम्स का एक ही मतलब श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी झारखंड जी के डोमिनेट करता है। झारखंड जी के आपने कैसे कवर किया उसमें? सर झारखंड जी के एक्चुअली सर उसमें नया बहुत कुछ नहीं हो रहा है। और चूंकि सर रिसोर्सेज उतने मजबूत नहीं है और करंट अफेयर्स का अब सर ट्रैक इतना जो है ट्रैक नहीं किया जा सकता, या जो भी मैगजीन्स हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स हैं, तो यू कैनॉट बी श्योर ऑफ 100% ऑफ क्वेश्चंस। बट जो चीज स्टैटिक है, जो चल रहा है, उसमें अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप अपनी सिलेक्शन के चांसेस को घटा रहे हैं। मान लीजिए मैं एक पोर्शन की बात करता हूँ जैसे झारखंड साहित्य और साहित्यकार, उसके 5 सवाल हैं। वो एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप कितनी भी मेहनत कर लें वो सवाल आप कभी सही नहीं कर पाएंगे। तो वो 5 सवाल के पीछे सर इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि मैं झारखंड के शिक्षण संस्थान, झारखंड के खेल कूद उस पर मेहनत कर लूँ। सीएनटी एसपीटी पढ़ा था आपने? हाँ सीएनटी एसपीटी पढ़ा है। पूरा पढ़ा था कि लिमिटेड सेक्शंस? सर उसमें देखिए ब्रॉड आइडिया लिया था, जैसे कि कब आया, कौन कौन से इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व थे। और सर उसमें कुछ कुछ मेजर सेक्शंस हैं, खास करके जो 9th शेड्यूल में इंसर्टेड है कुछ वो सेक्शंस हैं, कुछ वैसे सेक्शंस हैं जिसका पब्लिक को इफेक्ट होता है। जैसे एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन शायद सेक्शन 46 है सीएनटी एक्ट के अंदर, जिसके बदलाव से पब्लिक काफी इफेक्ट होती है, जिसके अमेंडमेंट को लेके पॉलिटिकल केओस मचता है। तो इम्पोर्टेंट सेक्शंस को पकड़ना है। पीवाईक्यूज को आपने एनालाइज किया था अच्छे से? हाँ सर, पीवाईक्यूज जो है सर वो तो बेस है। अगर उसको नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि जो है हमारा प्रिपरेशन और हमारा एग्जाम किस दिशा में जा रहा है। सही बात। ऑल्दो सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि द एग्जाम एंड द प्रिपरेटर्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, दोनों इवॉल्व हो रहा है। क्योंकि आप पास्ट का पेपर देखेंगे 6 जेपीएससी का, 7 जेपीएससी का, तो उस समय जिस लेवल का सवाल आता था, जो क्वेश्चंस आते थे, बहुत सारे इरेलीवेंट पुराने करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते थे, वो सारी चीजें अब बंद हो गई हैं। अब काफी रेलिवेंट सवाल इस बार सर जो 11 to 13 है उसमें हमने देखा है कि जीएस वाले पोर्शन में भी एनसीईआरटी से उठ के बहुत सारा ज्योग्राफी वगैरह में सवाल आया है। तो द एग्जाम, द पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड द लेवल ऑफ एस्पिरेंट्स दोनों बढ़ रहा है सर। क्योंकि मैं पिछली बार भी दिया था तो जो क्वालिटी ऑफ लोग मुझे उस समय मिले थे एग्जाम देते वक्त, जो क्वालिटी ऑफ उनका प्रिपरेशन था, और जो इस बार जो क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन था, उसमें सर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। नाउ मोर एंड मोर पीपल आर इंटरेस्टेड, क्योंकि अब एग्जाम भी थोड़ा बहुत रेगुलर होने लगा है पहले से, तो द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। आप लोग को देख के और बहुत लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं। इस बार जो रिजल्ट्स आए 11 to 13 जेपीएससी के, तो बहुत सारे मतलब यंगस्टर्स के मतलब एकदम वेट कर रहे हैं एकदम बेसब्री से जल्दी से 14 जेपीएससी आए, उनका भी रैंक सिलेक्शन हो। तो ये झारखंड जी के प्रीलिम्स में आपने बहुत अच्छे से बताया। ये जो जीएस वाला जो पोर्शन था, तो आपने मतलब सेलेक्टिव स्टडी किया था वहाँ पे, जैसे एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, काफी ह्यूज मतलब उसका सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री का खासकर, तो आपने उसमें सेलेक्टिव स्टडी किया था कि सब कुछ पढ़ा था उसमें? सर उसमें देखिए, उसमें सर जो भी कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, जो हमेशा से बोलते आया गया है कि आपको एनसीईआरटीज पढ़ना है, या स्पेक्ट्रम की जो एक मॉडर्न इंडिया की बुक है, तो ये सबको सर आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं।
क्योंकि इस पे सर अब चूंकि ये यूपीएससी के सिलेबस से भी कवर्ड है, तो इस पे अब इतना ज्ञान आ चुका है मार्केट में, इतना रिसोर्सेज आ चुका है कि आप सब पढ़ने जाएंगे तब तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो आप कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। और सर पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन, कि हम कम ही पढ़ें लेकिन हम उसको रिवाइज करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये आता है और हमें ये नहीं आता है, ताकि जो हमें आता है उस पर हम बेटर थिंक कर पाएं और हम अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम, अपना जो भी चीजें हैं उसको हम बेटर मैनेज कर पाएं। ये नहीं कि हम बहुत सारा चीज पढ़ लिए और अंत में हम उसका सर अगर आउटपुट ही नहीं निकाल पाए तो क्या फायदा। तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होना चाहिए सर, उसको अगर हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें कि हमें क्या याद रह रहा है, क्या याद नहीं रह रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल्यूमिनस है, एग्जाम में क्या आएगा कोई नहीं जानता है। तो जो नहीं याद रह पा रहा है, वैसे फैक्ट्स हैं, वैसे कुछ चीजें हैं, तो उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे ताकि वो हमको याद रहे। अभी सर रिसेंट FRO ACF का भी एग्जाम हुआ है, मैंने उसका भी पेपर देखा है। द पेपर का जो लेवल है सर वो बढ़ रहा है, अभी ढेर सारे आर्टिकल्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल से बहुत ज्यादा झारखंड जी के क्वेश्चंस भी इस बार अच्छे पूछे गए। हाँ, तो सर दैट इज क्वाइट, मतलब कि अब प्रिडिक्टेबल है कि जो भी नेक्स्ट JPSC का एग्जाम होगा उसमें सवाल का लेवल और बढ़ेगा। सर मैं बहुत खुश हुआ देख के कि एकदम रिसेंट करंट अफेयर पूछा गया है 2024-25 का, एकदम रिसेंट वाला, एकदम रिसेंट, मोदी जी का जो क्वेश्चन आया था। हाँ, तो ये सब देख के लगता है कि अब सर उतना लाइट लेने का ये एग्जाम नहीं है। जैसे पिछले साल तक भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि एक सेट ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्जाम को अपीयर करते हैं, लेकिन इस बार के बाद से वो सेट जो है वो बहुत एनलार्ज हो गया है। हर जगह से, इवन दूसरे स्टेट से भी, या अपने स्टेट के वैसे लोग जो नहीं देना चाहते थे या कभी इस दौड़ में नहीं थे, वो भी अब आ चुके हैं। तो द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और मुश्किलें बढ़ते जा रही है। सही बात। तो अनलेस योर प्रिपरेशन इज सॉलिड तो यू कैन नॉट गेट थ्रू। कोई इसमें जो है और कोई और रास्ता नहीं है जो आपको पार करा सकता है इसको। आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, उसी से चलेगा। रीड, रिवाइज, राइट, है ना। तो आपने देख लिया प्रीलिम्स का डिटेल में इन्होंने बता दिया कैसे इन्होंने क्या तैयारी की कि इनका प्रीलिम्स निकल गया। अब आते हैं मेंस पे, तो एक एक पेपर को देखते हैं, एक एक सेक्शंस को देखते हैं। पेपर 3, 4, 5 आपका लैंग्वेज पेपर क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश, तो ये बहुत बड़ी चीज है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो बहुत फोन करते हैं कि सर इंग्लिश में कोई टॉपर है कि नहीं, तो ये देख सूरज जी है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए स्टूडेंट्स को, है ना, कि इंग्लिश का आपने कैसे किया। इंग्लिश में आपका इनका रैंक आया है, और एक और मतलब 2-3 लोग हैं इंग्लिश में टॉप 50 में भी आए गेस। तो इंग्लिश से भी सिलेक्शन हुए हैं, कम होते हैं, 80% आई थिंक कि खोटा ही सिलेक्शन हुआ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको मतलब नहीं सर मुझे तो मतलब इंग्लिश ही लेना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए सूरज जी क्लासिक एग्जांपल है कि आप इंग्लिश से भी रैंक ला सकते हैं। इंग्लिश आपने कैसे किया, जो भी पेपर था? सर इंग्लिश में जो पेपर है सर, उसमें अनसर्टेनिटी लोगों को सेक्शन 2 के पहले सवाल में होता है। जो ऑथर्स वाला पार्ट है उसमें एक्चुअली सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है कि फ्रॉम 15th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी जितने ऑथर्स हुए हैं, जितने पोइट्स हुए हैं, जितने तरह के बिब्लियोग्राफर्स हुए हैं, और जो भी तरह के लोग हैं लिटरेचर से रिलेटेड, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो कॉलोनियल हो, चाहे वो पोस्ट कॉलोनियल हो, उन सब के बारे में बस ऐसा लिखा हुआ है। वहां पे सर राइटर्स का नाम नहीं लिखा हुआ है कि किसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसीलिए वो सेक्शन बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कि किन के बारे में पूछ लें, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू रीड अबाउट ऑल द राइटर्स जो अभी तक हमारे हिस्ट्री में हुए हैं। जबकि दूसरे लैंग्वेज पेपर में ये एडवांटेज है कि उसमें कहीं ना कहीं उस ऑथर या उन लिटरेरी पर्सन का नाम स्पेसिफाइड है। तो वो एक 35 मार्क्स का जो सेक्शन है सर, वो थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करके कुछ है? हाँ, यस, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, लैंग्वेज वाले में प्रॉब्लम नहीं है सर, लिटरेचर वाले में प्रॉब्लम है। क्योंकि इधर का जो बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट 35 मार्क्स जो आपका 115 नंबर बचेगा, वो बहुत ईजी है। अगर आपने 10th तक की भी इंग्लिश अच्छे से पढ़ी है तो वो आपके लिए बहुत ईजी है कि आप उसको कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सर यहाँ पे सवाल का नंबर्स बहुत कम है, और हर सवाल में आप बेस्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं कंपैरेटिवली दूसरे से, तो लैंग्वेज पेपर में भी आपको एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। यू कैन नॉट फोरगो दैट 35 मार्क्स। तो वो प्रिपरेशन अगर आप
समय निकाल सकते हैं सर, तो मैं सीरियसली एडवाइस करूंगा कि आप वैसे लैंग्वेज पेपर ले लें जिसमें मार्किंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है कि जैसे मेरा पर्सनली ये था सर कि मैं देवनागरी लिपि बहुत स्पीड में नहीं लिख सकता हूँ, या खोटा लैंग्वेज में सीख लूँ बट वो मेरा इंस्ट्रिक्सिक लैंग्वेज नहीं रहेगा, मैं वैसे फ्रेम नहीं कर पाऊंगा फट से अपने आंसर्स को। तो आई टुक दैट रिस्क कि इसमें जो भी मेरा लॉस होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, आई हैव टू कंपेंसेट इन रेस्ट ऑफ द जीएस पेपर्स। तो जो लोग सर समय निकाल सकते हैं, जिनकी आदत है हिंदी लिखने की, क्योंकि स्क्रिप्ट तो देवनागरी ही है, वो कर सकते हैं। खोटा की कुछ अच्छी बातें भी हैं कि उसका मानकीकरण नहीं हुआ है, आप जो भी लिखते हैं लगभग वो स्पेलिंग सही होता है। तो गिवन दैट एडवांटेज, अगर समय है तो आप उसके साथ प्रिपरेशन करें। खास करके जो न्यू कमर्स हैं वो खोटा लेके ही प्रिपरेशन करें, बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें मार्किंग बेटर होती है। लेकिन जो वैसे हैं कि हम नहीं कर सकते, तो इंग्लिश के साथ भी सरवाइव किया जा सकता है। और भी सर मेरे जानकार लोग हैं जिनका रैंक 24, 38 भी आया है, रैंक 20 इंद्रजीत जी है, वो इंग्लिश कभी लैंग्वेज इंग्लिश एंड लैंग्वेज लिटरेचर से। तो डुएबल है, इट्स नॉट लाइक कि इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा। भीड़ कम है इंग्लिश में, इसीलिए सिलेक्शंस कम देखते हैं, क्योंकि मतलब एक प्रथा बन गई है, एक ट्रेंड बन गया है झारखंड में कि कोटा 6 जेपीसी 7 जेपीसी 11 जेपीसी में कोटा से मैसिव सिलेक्शंस हुए हैं। सो दैट इज व्हाई हम लोग भी रिकमेंड करते हैं कि अनलेस एंड अनटिल, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं सर मुझसे तो हो ही नहीं पाए, है ना, तो आप फिर इंग्लिश ले लीजिए, है ना। लेकिन अगर आप ले सकते हैं तो वाई टू टेक रिस्क, आप खोटा के साथ जाइए। लेकिन इंग्लिश में इन्होंने अच्छे से बता दिया कि अच्छा ये जो नोट्स होता है इंग्लिश का, तो नोट्स आपने कैसे, इसका तो कोई स्टैंडर्ड मतलब गाइडेंस अवेलेबल नहीं है इंग्लिश का झारखंड में, जैसे कि खोटा का अवेलेबल है। तो आपने ये नोट्स या फिर कैसे मतलब इंडिविजुअल बुक्स को खरीदा कि गूगल का यूज किया, इंटरनेट का यूज किया, कैसे बनाया इसका? सर मैंने इसके लिए कोई भी बुक नहीं खरीदा है। एक्चुअली जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसको अगर YouTube पे सर्च करेंगे सर, तो उससे रिलेटेड नेट जेआरएफ के वीडियोस मिल जाते हैं। अच्छा, नेट जेआरएफ के वीडियोस, जो लोग इंग्लिश के थ्रू नेट जेआरएफ दे रहे हैं उसके थ्रू वो वीडियोस मिल जाता है, उससे कंटेंट मिल जाता है। तो अगर आप 2-3 वीडियो देख लेंगे तो आपको लगभग कंटेंट मिल जाएगा। तो जो भी पोएम है, स्टोरीज है, वो सर पोएम स्टोरीज में उतना दिक्कत नहीं है, जैसे ओल्ड इंग्लिश या जो इंग्लिश इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का जो इवोल्यूशन है, उसके ब्रांचेस हैं, ये सब पे वीडियो है। बेसिकली दैट सिलेबस इज सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन, अच्छा, ऑनर्स या ग्रेजुएशन बीए इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसका वीडियो सर्च करने से सर लगभग आइडिया लग जाता है। कोई भी फिक्स्ड रिसोर्स नहीं है सर। किसी भी मतलब मटेरियल को आप कभी भी एब्सोल्यूट नहीं मान सकते हैं। ये सर एक क्रिएटिविटी का एग्जाम है। आपका सेल्फ क्रिएटिविटी जब तक नहीं रहेगा तब तक सर इस एग्जाम में सक्सेस नहीं मिलेगा, बी इट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और अदर जीएस पेपर्स। तो आपने एक एक टॉपिक वाइज मतलब कंपाइल किया पूरे नोट्स को, इंटरनेट का यूज करके, यूट्यूब का यूज करके। सो यही एक रास्ता इंग्लिश में, है ना, क्योंकि इसमें आपको रेडीमेड गाइडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सिलेक्शंस कम है, लोग भी कम है, तो कोई इंस्टीट्यूट इसमें इंग्लिश में आपको गाइडेंस नहीं देती है। जेपीसी में कुछ होंगे, मुझे तो नहीं पता है, तो आपको सेल्फ मतलब अपना गूगल का यूज करके, यूट्यूब का यूज करके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने कैसे किया था? इंग्लिश का सर? हाँ, लैंग्वेज का सर। इंग्लिश में सवाल जो है सर बहुत टेढ़े नहीं आते हैं। बेसिकली अगर डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिखा हुआ है तो सवाल उसी के आसपास आता है। अच्छा। कि या तो आएगा आपको राइट अबाउट द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश या व्हाट आर द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। वो पास्ट ईयर का पेपर एनालाइज करके समझ में आता है सर कि सवाल कैसे आ रहे हैं। तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में सर हमने एक पन्ने का नोट बना लिया कि अगर इससे हमको जो भी सवाल इसके इर्द गिर्द आएगा उसमें हम वो अपना कंटेंट पुट कर देंगे। तो जो भी टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि पोएटिक फीचर्स में मीटर है, फुट है, ये सब सर पोइम का ये होता है सर कुछ, तो उस पे भी हमने नोट्स बना लिया कि फुट क्या है, पोएटिक मीटर क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, ट्रोकैइक क्या है। तो सब पे सर मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो आप नहीं सुने हैं। और एक अच्छी बात और भी है सर कि जो ये फिक्स्ड पार्ट होता है, कंपलसरी क्वेश्चंस जो होता है 35 मार्क्स का इन बोथ द सेक्शन, तो उसमें 7 सवाल आते हैं, उसमें आपको 5 ही करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन भी है जिसको आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आप पूरे सिलेबस को तैयार किए हैं तो जिसमें आप थोड़े बहुत भी कॉन्फिडेंट नहीं हो उसको आप जो है लीव कर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शंस आते हैं मतलब? हाँ, 7 में 5 करना होता है। 7 में 5 करना होता है, 2 क्वेश्चंस का लेवरेज है मतलब। जी। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, इंग्लिश भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, है ना। तो जिसको लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो इंग्लिश ही लेंगे,
तो सूरज जी है ना, तो ये आपको अच्छे से एक हम लोग स्पेशल वीडियो भी बना देंगे, कभी डिटेल में इनको टाइम मिलेगा कि इंग्लिश पे कंप्लीट आपका 1-2 घंटे का सेशन पेपर 1, उसमें भी 2 पेपर्स हैं कि एक ही नहीं, है? पेपर एक ही है एक ही सर, पेपर है। सेक्शन 2 है। अच्छा सेक्शन 2 है, तो दोनों सेक्शंस का जो भी होगा आपका, हाँ, है ना? मेरे पास उसका नोट्स वगैरह नोट्स सब और सब रेडी है कुछ है। सर। आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी हम्म, मिलता है और टाइम मिलता है, हम्म, तो आई लेट अदर पीपल नो कि हम्म, कैसे करना है इसको। एग्जैक्टली हाँ। तो इन फ्यूचर अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स अगर डिमांड करेंगे तो सूरज जी आप लोग को हेल्प कर देंगे, बहुत अच्छे से उन्होंने इंग्लिश में परफॉर्म किया होगा। अब बात करते हैं जीएस मेंस की, है ना, जी। पेपर 3, 4, 5, 6। सो हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी पेपर 3 में जी। आपने झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था? नहीं सर, मैंने झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया था। हम्म, गोइंग बाय सर, लेकिन उसमें अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन मैं उसका प्रिपरेशन ऐसा रखा था कि अगर बहुत कन्वेंशनल सवाल आ जाए हम्म, और इधर एंशियंट और मेडिएवल या मॉडर्न में कोई बहुत अनप्रिडिक्टेबल सवाल आ जाए तो मैं उसको कर लूं। जैसे अगर विरसा रेवोल्यूशन है या और जो रेवोल्यूशन है, वो सब काफी हॉट क्वेश्चंस हैं, हॉट केक है, उसके बारे रिपीटेड है हर साल रिपीटेड है। अब सर प्रॉब्लम ये है कि 4 सेक्शंस हैं उसमें, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न और झारखंड। सवाल सर अगर 6 जेपीएससी में देखें तो एक बार चोला एडमिनिस्ट्रेशन के रूलर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ लिया गया था। तो सर उस पे इतना कंटेंट नहीं है कि आप 40 नंबर का लिख पाए। उस साल मेडिएवल से मोहम्मद बिन तुगलक के इनिशिएटिव्स के बारे में पूछ लिया गया था। तो उसमें सर ये 8 पन्ना लाइक लगभग 1000 वर्ड्स का जो है कंटेंट नहीं है। तो सिलेबस देख के सर जो मुझे समझ में आया कि डुएबल पार्ट एंशियंट और मेडिएवल है, मॉडर्न थोड़ा लेंदी है क्योंकि लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश से भी सवाल आ चुका है, और बिरसा और जो हिस्ट्री ऑफ झारखंड से है सर, वो भी। अब चारों सेक्शन मैनेज करना, क्योंकि सर हर पेपर में आपके पास ऑप्शन है, हर पेपर में सेक्शंस हैं, क्योंकि जेपीएससी का सिलेबस तो यूपीएससी के सिलेबस से भी बड़ा है। बहुत बड़ा। तो आपको सिलेक्टिव स्टडी तो करना ही है। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था सर कि मैं एंशियंट और मेडिएवल मेंस के हिसाब से करके जाता था, और मॉडर्न के जो मेजर टॉपिक्स है उसको कर लिया और उधर के मेजर टॉपिक्स को कर लिया, और मॉडर्न इतना पढ़ के गया कि उसके ऑब्जेक्टिव्स भी करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो हम कहीं से एस्केप नहीं कर सकते। बट इस बार हुआ क्या सर कि एंशियंट में पूछ दिया गया ओरिजिन ऑफ इंडस वैली के बारे में। हम सब पढ़ के जाते हैं फीचर्स ऑफ इंडस वैली के बारे में, पूछ दिया ओरिजिन के बारे में। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि ये सवाल नहीं करना है। और मॉडर्न में रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पूछा। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 दो मेरा प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन वो एक इतना हिट टॉपिक है कि उसके बारे में आप जानते हैं, आपने इतना बार पढ़ा है कि आप 8 पन्ना उसमें जो है मैनेज कर सकते हैं। तो आई समहाउ मैनेज्ड। अच्छा। और ज्योग्राफी में क्या हुआ सर कि ज्योग्राफी में पेपर 2 क्वेश्चंस रिपीट हो गए। अच्छा। एक साइक्लोन वाला, टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला जो सवाल आया था, और दूसरा ज्योग्राफी रिलेटेड टू वेजिटेशन, ज्योग्राफिक फीचर्स रिलेटेड, सॉइल रिलेटेड टू वेजिटेशन आई गेस। तो ये सवाल सर पिछली बार भी आया था। तो मुझे इन दोनों टॉपिक्स को मैं थोड़ा कम प्रिपेयर करके गया था। मुझे लगा था कि ये पिछली बार पूछा है तो इस बार रिपीट नहीं होगा, तो वहां पे भी मेरे पास चैलेंज आ गया। बट आई समहाउ मैनेज टू राइट दैट टेम्परेट थिंग, साइक्लोन, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। और एक सर उसमें एक काफी ओपन एंडेड सवाल पूछा गया था रिलेटेड टू सोलर एंड रिलेटेड टू सोलर पोटेंशियल, सोलर एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया। तो वो तो सर आदमी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब में पढ़ता है, तो आई मैनेज समहाउ। अपने आंसर्स को हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बाकियों से स्टैंड आउट करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? प्रेजेंटेशन स्किल्स में ऐसा कुछ स्पेशल किया था? डायग्राम, मैप, फ्लो चार्ट्स, कोड्स? सर क्योंकि 8 पन्ना आपको लिखना है सर, तो कहीं ना कहीं ये आपकी मजबूरी भी है कि आप उसमें कुछ डायग्राम डालेंगे, कुछ फ्लो चार्ट डालेंगे, कुछ पॉइंट वाइज लिखेंगे, तभी आपका स्पेस कवर्ड होगा, तभी आपकी कॉपी भरेगी, लगेगा कि आपने कुछ इनपुट दिया है। तो ये तो सर एकदम फिक्स था कि हर क्वेश्चन में मुझे कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डालना ही डालना है। जैसे मुझे लगता है कि मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का सवाल आया था, और उसमें क्रिटिकल एनालिसिस आया था। तो मैं सर ये पढ़ के गया था कि रिफॉर्म्स तो सब लोग पढ़ रहे हैं सर, कि मार्केट ऐसा हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट बन गए, लेकिन उसका क्रिटिकल एनालिसिस कोई नहीं पढ़ रहा है। बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे दैट वाज नॉट इन ट्यून विद द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, इसीलिए वो बहुत दिन चल नहीं पाया। उनके जाने के बाद ही कोलैप्स हो गया। तो जो भी जीएस का सवाल है सर, थ्रू आउट ऑल पेपर्स आपको वहां पे सर या तो इंडिया का मैप या तो कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे एक पॉपुलेशन का सवाल आया था, डेमोग्राफिक डिविडेंड का इकोनॉमिक्स में मुझे याद है। तो एक एनसीईआरटी में डायग्राम है सर कि इंडिया का जो कर्व है अक्रॉस एज कर्व,
वो नीचे ब्रॉडर है और जापान का नीचे जो है वो नैरोअर होता जा रहा है। तो आई थॉट पुटिंग दैट डायग्राम इज रेलिवेंट। तो ऐसे ही सर जो नॉर्मल जीएस की तैयारी के समय जो भी इमेजेस हैं, या एक काम इसमें सर मैंने और किया था कि जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं उसको जस्ट गूगल कर लिया और उसका इमेज देख लिया एक बार, बस देख लिया, उसको कहीं नोट डाउन नहीं किया, ताकि अगर कभी आ जाए सवाल तो वो इमेज में बना सकूं। और ऐसा गूगल पे बहुत सारा इमेज रेलिवेंट मिल जाता है सर, कोई फ्लो चार्ट मिल जाता है, कोई डायग्राम मिल जाता है, उसको वहां पे बनाने से मुझे लगता है सर कि द आंसर स्टैंड आउट 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है फ्रॉम द रेस्ट। तो इंडिया का मैप और झारखंड का मैप, ये दोनों एकदम आपको अच्छे से प्रैक्टिस था जी। इंडिया का मैप और झारखंड का मैप एकदम मस्ट है। हर आंसर में कोशिश करिए जहां भी पॉसिबल है वहां पे डाल देने का, 1 से 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। ये सारे टॉपर्स ये बात कह रहे हैं कि इंडिया का और झारखंड का मैप। और आपने ये फैक्ट्स फिगर्स यूज किए ही होंगे, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स, कुछ करंट इश्यूज कुछ डाला था। हाँ सर, जैसे सोलर क्वेश्चन सब मैं बता रहा हूँ सर, जैसे कि मैंने पिछली बार के टॉपर का सर क्वेश्चन आंसर राइटिंग पेपर्स देखा है उनका, जो भी मॉक टेस्ट का पेपर है। मैंने देखा कि मैडम उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन डालती हैं जो उसके आसपास है, और बहुत ही क्रिएटिव वे में, कभी कहीं बॉक्स बना के लिख दिया, कहीं कोने में लिख दिया। जैसे सोलर वाला सवाल है सर, तो उसमें मतलब ये लिखा मैंने कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस करके एक चीज है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, जो इंडिया ने फॉर्म किया है, या वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड चल रहा है, उसके बारे में लिखा। फिर सर जो हमारा COP26 में पंचामृत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे अनाउंस किया था कि 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल, ये सब वो सब सर मैं हर बार लिखा हूँ, रिसेंट फैक्ट्स को। या कुछ आ गया तो जैसे ISA, उसको सर बॉक्स में लिख दिया कहीं, ताकि इट लुक्स क्रिएटिव। कीवर्ड्स को हाईलाइट करते थे, मतलब हेडिंग, सब हेडिंग्स जो भी है। हाँ सर, मतलब हमेशा ऐसा मेरा प्रयास रहता था कि मेरा आंसर एक फ्लो में चले, एक बाइफरकेटेड वे में चले। ऐसा नहीं हो कि मैं लिखना शुरू करूं और बस लिखता जा रहा हूं। एक वेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि किसी भी लाइन से अगर आदमी पढ़ना शुरू करता है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, ना कि स्टोरी, कि मैं बस फॉर द सेक ऑफ फिलिंग पेपर्स जो है कुछ भी लिख रहा हूँ। तो ये कोशिश थी कि पन्ने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो, कुछ रिप्रेजेंटेशन हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। इसके बाद ये, और जितना हो सके सर हेडिंग, सब हेडिंग, उसको ऑर्गेनाइज करके जो है प्रेजेंटेशन पे सर थोड़ा एग्जामिनर आपके एक एक पेज को, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को नहीं पढ़ते हैं, है ना, वो आंसर्स के थ्रू स्किम करते हैं। तो इसलिए प्रेजेंटेशन कहा जाता है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए कि वो इजीली दिख जाए, है ना। मेक द लाइफ ऑफ एग्जामिनर वेरी इजी, है ना। जितना ज्यादा आप उसका लाइफ को इजी करेंगे आंसर्स को चेक करने में, उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। दिस इज ऑल प्रेजेंटेशन स्किल्स, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है। इसमें सूरज जी ने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स को डाले अपने, जो भी आपने बताया कि जो भी लेटेस्ट स्कीम से, सोलर से रिलेटेड, इंटरनेशनल जो भी न्यूज था, सब कुछ को डाला। जितना फ्रेश आंसर होगा उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। ये भी एकदम मतलब प्रूवन फैक्ट है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, आप अपने आंसर राइटिंग में इसको अभी से डालिए, तभी आप टॉपर बनेंगे, है ना। जो भी मेंस आंसर राइटिंग आप करते हैं, सिंपल वो कहानी लिख देना, उससे मार्क्स नहीं मिलता है। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट पेपर पे, पॉलिटी और पब एड वाला। तो ये पेपर काफी मतलब इसका सिलेबस बड़ा, इसमें ऑप्शंस नहीं है, इसमें स्टूडेंट्स को पूरा तैयार करके जाना पड़ता है। तो इसमें आपने कैसे किया? इसमें भी आपने मतलब अपने आंसर्स को मतलब सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, ARC के रिपोर्ट्स, ये सब को यूज किया था इसमें? सर जैसे पॉलिटी और पॉवेट सर कहीं ना कहीं मोर और लेस एक स्टैटिक काइंड ऑफ थिंग है, एग्जैक्टली, अपार्ट फ्रॉम द रीसेंट डेवलपमेंट जो न्यूज़ में चल रहा है। तो मेरा सर चूंकि पिछली बार इसमें मार्क्स थोड़ा कम रह गया था, तो मेरा इस बार स्पेशल फोकस था कि मैं पॉलिटी और पॉवेट में अपना मार्क्स इंक्रीज करूंगा। तो एक तो सर पास्ट पेपर एनालिसिस करके और सिलेबस को देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मेंस में सवाल आपका कैसा आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सेलेंट फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल लिखा है तो उस पे 40 मार्क्स का सवाल आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा, लेकिन रेयर चांसेस हैं। लेकिन अगर कहीं लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, तो इस पे सर एक 40 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। वैसे ही सर पब एड में जहां तक मुझे याद आ पा रहा है कि कुछ कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, कुछ ओल्ड एज पीपल एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ऑल्दो से सवाल आया है। ये थोड़े अनकन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, तो इस पे सर इतना ही तैयारी होना चाहिए कि हम फायर फाइटिंग कर लेंगे अगर आ गया तो। ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, क्योंकि सर इसमें ऑप्शंस बढ़ जाता है। इसमें अब
पॉलिटी और पबेट का दोनों का मिला के 8 सवाल आठ आता है, आता है। जिसमें से आपको 4 करना है। 4 करना होता तो इट्स अ चॉइस कि हम चारों पॉलिटी का भी कर सकते हैं, है। या हम चारों पबेट का हम्म। कर सकते हैं, या दोनों में से मिला ये सकते हैं। 7th और 11th जेपीसी में ट्रेंड है, हाँ 6th जी, में अलग अलग था जी दोनों। जी। तो ये कभी कभी स्टूडेंट्स डरते भी है कि रिस्की भी हो सकता है कि ट्रेंड को वो हाँ, मान 6th लिया। वाला। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर कि अब चूंकि हमारे पास 4 प्रीवियस पेपर्स हैं, हम्म, तो उनका एनालिसिस करके हम ये बना सकते हैं कि ये सवाल आएगा, ये सवाल नहीं आएगा। और मेरे साथ ये हुआ है सर। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और फाइनेंशियल रिलेशंस मैं प्रिपेयर करके गया था, मुझे एक गट फीलिंग था कि ये सवाल आएगा इस बार कैसे भी करके। तो सर उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, राइट फ्रॉम आर्टिकल 263 टू 297, मुझे सब याद है कि किस सेक्शन में क्या है। अच्छा। तो वो मैं काफी अच्छे से लिख पाया, क्योंकि वो एक सर इसमें जो कैंडिडेट है या जो एस्पिरेंट है, उसको इतना डाइव इन करना पड़ेगा कि वो एक अपना चार्ट कर ले कि सवाल लगभग इसके दायरे में आएगा। अच्छा। इट विल नेवर गो 100%, बट अगर उसमें से 50% भी हमको कैच हो जाता है तो वो मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हमको पूरे एग्जाम में बाकी 50% में दिमाग लगाना है, रेस्ट इज रेडी। एग्जैक्टली। तो इसमें सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी में इसमें भी 8 पन्ना लिखना है, और इसमें अगर आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तो आप इसमें तो स्टोरी बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी में फिर भी स्टोरी लिखा जा सकता है, इसमें एकदम ही ये थोड़ा फैक्चुअल टाइप ऑफ थिंग है। एग्जैक्टली। तो उसमें सर मैंने सर अक्रॉस पेपर्स एक काम किया था कि जितने सब टॉपिक्स हैं सब पे एक एक पन्ने का नोट्स बना लिया था। एक A4 शीट आगे पीछे पूरा पेपर 3 4 5 6 मेंस का जो भी सिलेबस है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम सबके। इकोनॉमिक्स, क्योंकि अच्छा। इकोनॉमिक्स में बहुत टॉपिक्स रिपीटेड है, अच्छा। उसमें अगर आपको ब्रॉडर आइडिया है तो आप कर लेंगे, बट मतलब समराइज नोट्स आपका हाँ, पूरे सिलेबस का। ऑल मतलब ये मेरा- काफी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स आपका, क्योंकि ये जेपीसी जो है ना डायरेक्ट सिलेबस में से क्वेश्चंस फ्रेम करती है, तो आपके पास हर टॉपिक पे पॉइंट्स रेडी रहने चाहिए, एकदम बुलेट पॉइंट्स में काइंड ऑफ अपने सामने। हाँ। तो जैसे तो- कि सर क्या है कि हर टॉपिक्स पे एक एक पन्ने का नोट बना लिया, और एग्जाम के पहले उसको 2-3 बार रिवाइज किया, तो वो 2 पन्ने में हो गया। एक पन्ने के कोने में प्रीएम्बल लिखा हुआ है, इधर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इधर तो जो हमें गैप मिलता है आधे घंटे का, उसमें एक बार स्कीम थ्रू करने से लगभग रिफ्रेश हो जाता है कि हम क्या लिखेंगे। और मोर और लेस सर यूपीएससी या जेपीएससी जो भी इस तरह के एग्जाम्स हैं, इसमें सर आप बहुत ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप अंदर सोक इन करते हैं उसको आउट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते। जो आपका नेचुरल एक ट्रेंड है, जितना आपने सीखा है, उसी में 1-2 एडिशन करके आप उसको पुट कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लें, जो मेरे पास है उसी को थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट कर लें विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है। तो वही है सर, मेरे उसमें नोट्स में से सवाल आ गया। मेरे पास हमेशा टू फाइट द वॉर या बैटल, मेरे पास हमेशा पॉइंट्स थे, बुलेट्स थे। जैसे सवाल आया मैंने अपने बुलेट्स लिखे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गया। ओके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का क्या रोल है मेंस में? क्योंकि मेंस ही मेन है ना, बिना मेंस के कुछ नहीं होने वाला है। तो मेंस में अगर जब तक अनलेस एंड अनटिल आपका अच्छा स्कोर नहीं है तो आपका रैंक आना बड़ा मुश्किल है। सर इसमें अगर आप अपना नोट्स बना लेते हैं तो बहुत हद तक प्रैक्टिस तो आपका उसी में हो जाता है, क्योंकि आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप रेलिवेंट चीजों का नोट्स बनाते हैं। और नोट मेकिंग सर एट द फर्स्ट इंस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट इंस्टेंस में हम नोट मेकिंग करने लगेंगे तो हम वापस वही किताब लिख देंगे जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम कुछ उसको समराइज नहीं कर पाएंगे। बाकी सर चूंकि 40 मार्क्स का सवाल आ रहा है, तो क्रिएटिविटी प्रेजेंटेशन में हो सकता है, कंटेंट में नहीं। कंटेंट तो आपको 8 पन्ना लिखना है, तो उसमें हर बार प्रैक्टिस, अगर आप एकदम ही न्यू कमर हैं तब तो आपको प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप अब जैसा कि सर उस मूवी में भी दिखाया गया 12th फेल में, आदमी अपने बारे में ही 1 पन्ना नहीं लिख पाता है तो सवाल के बारे में तो 8 पन्ना लिखना बहुत मुश्किल है। तो अगर एकदम ही न्यू कमर है इस फील्ड में, तब तो सर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर बार बार मेंस में फेल भी हो रहे हैं तो भी राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती हो रहा है। और मेंस ही सर सबसे मेन पार्ट ऑफ द एग्जाम है। इंटरव्यू कैन इम्प्रूव योर रैंक, मेंस विल गेट यू इनटू द लिस्ट। तो मेंस को सर लाइटली नहीं लिया जा सकता है। जैसे सर आई वाज वेल वर्स्ड इन राइटिंग, तो मैं मतलब इसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं किया हूँ, बट मैं सर अपने वो बुलेट्स जो मैंने कहा कि समरी नोट्स बुलेट पॉइंट्स में हमेशा रखता था कि कोई भी सवाल आए मैं वो 4 पॉइंट जरूर लिखूंगा। और सर टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, कि उसके आगे भी जो टॉपिक दिया है, उसके पीछे भी जो टॉपिक दिया है, सब इंटर रिलेटेड है, तो उसके 2 पॉइंट ऐड कर दिए और प्रीवियस के 2 पॉइंट ऐड कर दिए। ये करके सर अपना आंसर बन जाता है। फ्रेम कर दिया जी।
तो आपने स्टैंडर्ड मतलब इसमें भी 8 पेजेस वाले अपने रूल को जी फॉलो जी किया? जी ओके, ठीक जी है। और एक चीज बताइए कि जैसे अपने आंसर्स इसमें बहुत ज्यादा हैवी मतलब ये वर्ड लिमिट होता है जी 700 to 800। जी तो इस सीक्वेंस में जैसे कि आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 3 घंटे में, जी तो एक क्वेश्चन के लिए मोटा मोटी ऑन एन एवरेज 40 मिनट जी है ना? तो आप मतलब जैसे रफ फ्रेमवर्क तैयार करते थे कि मतलब आंसर स्टार्ट करने से पहले कि हाँ एक रफ फ्रेमवर्क तैयार कर ले कि हाँ ये इस लाइन से मैं स्टार्ट करूंगा, इंट्रो में ये डालूंगा, बॉडी में ये डालूंगा, यहाँ पे ग्राफ लगाऊंगा, यहाँ पे मैप बनाऊंगा, ये चीज मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करते थे? सर आज तो मैं अपना वो जो एग्जाम के पेपर है वो नहीं लाया हूँ, हम्म मैं किसी दिन वो लेके आऊंगा जो हम्म मेरा रियल एग्जाम का पेपर है। हम्म तो सर चूंकि आप पूरी तैयारी करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सारा सवाल आ रहा होता है, हम्म बट यू हैव टू चूज 50% आउट ऑफ इट। हम्म तो सर मैं उस पेपर में ही पहले लिखा हूँ सारे हम्म पॉइंट्स छोटे छोटे करके हम्म कि इसमें ये आता है मुझे, इसमें ये आता है पॉइंट्स। हम्म। फिर मैं इवेल्युएशन किया हूँ कि किसमें ज्यादा आ रहा है मुझे। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में लिखा क्वेश्चन जाता पेपर पे ही है। लिखा अच्छा हुआ है अच्छा, सर ये मुझे हाँ हाँ। मेरे, मैं हम्म वो कभी दिखा दूंगा। हम्म तो उसमें से सर चूज कर लिया कि किसमें ज्यादा आ रहा है मुझे। तो हम्म फिर एक बार जब मैंने डिसीजन ले लिया कि ये 4 सवाल मुझे लिखना है, हम्म। तो फिर वो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं सर उसमें अरेंजमेंट कर लिया। अच्छा। जैसे कोई भी सवाल आया तो 8 हम्म पॉइंट आए दिमाग में कि शुरू कैसे करना है, एंड कहाँ करना है, हम्म मैप कहाँ डालना है, सर वो फिर बनते जाता है। हम्म अगर आपने एक बार पॉइंट लिख दिया जाके वहां पे शुरू के आधे घंटे में, क्योंकि शुरू का सर मैंने सर पिछले एग्जाम से ये भी सीखा है हम्म कि एकदम जाते ही ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, एमसीक्यू नहीं करना है। हम्म उसमें क्या होता है ना सर, बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर हो जाता है। हम्म। और एमसीक्यू चूंकि आप मेंस का तैयारी करके आए हैं, अगर आपके रीच में है तो आप कर ही लेंगे। एग्जैक्टली, हाँ। वो लास्ट हाफ एन आवर के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। हम्म। इसमें सर टाइम का कमी नहीं है अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज पेपर इस हम्म। एग्जाम में। टाइम का कमी। तो एमसीक्यू हम लास्ट लेटर पार्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं, अपने आंसर शीट में 1-2 पन्ने छोड़ के वी कैन स्टार्ट राइटिंग विद मीन्स। हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा एनर्जी लगना चाहिए मीन्स के आंसर लिखने में, क्योंकि लार्जर सेक्शन वो है। तो उसमें सर वो बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, देख लिया कौन सा आ रहा है, और फिर सर उसको उसमें से भी जो सबसे ज्यादा अच्छा आ रहा है 4 में से, उसको सबसे पहले लिखना है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन पेपर में आप पूरा अच्छे से स्टार्टिंग में पूरा अपना जी। ये, इसमें कितना टाइम आप लगाते थे सर सिलेक्शन? ये 10-15 मिनट्स में हो 15 जाता है। मिनट में आपका ये काम हाँ, हो जाए, उसके जी बाद फिर इससे बहुत इजी भी हो जाता है कि आप सही क्वेश्चंस को चूज कर लेते हैं, उस क्वेश्चंस पे कहीं फंसते नहीं होंगे फिर, क्योंकि हाँ आपका जी ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क जी तैयार है। जी जी इस पॉइंट को यहाँ पे डाल, तो ये सारे टॉपर्स ये चीज आपको बता रहे हैं कि ये, क्योंकि जो जेपीएससी का जो आंसर्स होता है ना, ये हर आंसर काइंड ऑफ एसे है ना, बहुत बड़ा है, 700-800 वर्ड लिमिट पे लिखना। तो इसमें आपको आंसर स्टार्ट करने से पहले एक रफ फ्रेमवर्क तैयार करना कंपलसरी है। सीक्वेंसिंग बहुत मैटर करता है, अरेंजमेंट बहुत मैटर करता है। गलत जगह गलत चीज डाल दिया तो फिर मार्क्स कम मिल जाएंगे, दैट इज वाई, है ना। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे, द मोस्ट फेयरफुल पार्ट ऑफ द जीएस पेपर मेंस, है ना। बहुत बड़ा सिलेबस, जी कॉन्सेप्चुअल भी है, फैक्चुअल भी है, जी। करंट ओरिएंटेड भी है। इसको कैसे हैंडल किए? देखिए सर, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा तो फियरफुल है, क्योंकि सर हमको लगता है कि इसका सिलेबस सबसे बड़ा है बाकी सब में, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर जिसका कोई कंक्रीट मटेरियल कहीं भी अवेलेबल नहीं है। झारखंड का भी इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ना है उसमें, पूरा। और चूंकि सर इसमें और सेक्शंस में 2 सवाल दिया जाएगा, तो यू हैव टू छोड़ नहीं सकते, यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी सेक्शन। एवरी सेक्शन, इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग वन सेक्शन, यू आर लूजिंग 40 मार्क्स स्ट्रेट। 40 मार्क्स। तो इसमें तो चॉइस है नहीं सर, इसमें तो दिस इज द टेस्ट, दिस इज द मतलब मेन पेपर ऑफ मदर ऑफ ऑल मदर ऑफ ऑल सिलेबस। तो इसमें भी वही है सर। सर और कुछ कुछ बहुत ही अनकन्वेंशनल चीज इसमें हमारे इकोनॉमिक सर्वे का यूज किया था इसमें? हाँ किया था सर, मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें सर बहुत अनकन्वेंशनल चीज भी दिया हुआ है, लाइक सिलेबस में लिखा हुआ है पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ऐसा भी एक सब टॉपिक है। तो ये सब सर बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप इसका तो एक कभी आपको कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। आप गूगल में कोई ग्राफ सर्च करेंगे तो ग्राफ में कोई ऑर्डर नहीं है, ग्राफ कभी नीचे चला जा रहा है, कभी ऊपर चला जा रहा है, फिर नीचे हो जा रहा है। तो इसको सर टैप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी आई ट्राइड वही स्ट्रेटेजी कि जो भी मुझे मिल पा रहा है वो 10 पॉइंट अपना बनाने के लिए हर टॉपिक पे, ब्रॉडर टॉपिक्स पे, वो मैं अपना बनाऊंगा। पूरे सिलेबस का बनाया था? हाँ पूरे सिलेबस का, उसका ग्राफ बनाया था सर। और वो सर पे बैक भी करता है। जैसे फूड सिक्योरिटी का आपको सवाल आ गया, तो आप वहां पे भी वो पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन दिखा सकते हैं कि मेरा फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मेरा फूड सिक्योरिटी भी बढ़ रहा है। तो सर, और हाँ इकोनॉमिक्स में क्या है सर कि क्रॉस टॉपिक नॉलेज का बहुत यूज होता है। एक टॉपिक का नॉलेज आप दूसरे टॉपिक में अप्लाई करके लिख दीजिए। तो अगर आपने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर किया है, उसमें कुछ छूट भी जाता है जो आपको नहीं मिल रहा है, तो उसमें से भी आप एक्सट्रैक्ट करके अपना आंसर बना सकते हैं। तो आपने फिर भी सर इसमें थोड़ा सा ये डायनामिक हो जाता है, क्योंकि सवाल अब जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड ही है,
तो उसमें इतने सारे पॉलिसी, 3-4 पॉलिसी आ चुका है, तो थोड़ा मगअप करना, उतना फिर उतना निकालना समराइज करके फिर आंसर डिफिकल्ट बट है। स्टिल जो आप इकोनॉमिक सर्वे की बात बोल रहे थे, हम्म। अब बजट और इकोनॉमिक सर्वे बोथ इंडिया एंड झारखंड, हम्म। उसमें से अगर आपके पास कुछ भी डेटा है तो डेटा लिखने से सर वो हमारा आंसर और अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल अगर फूड सिक्योरिटी के बारे में ही हम लिख रहे हैं या डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में लिख रहे हैं, तो हम दिखा सकते हैं कि मेरा IMR रेट इतना है, MMR रेट इतना है, इंडिया का इतना है, हमारा इतना है, तो हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड यील्ड करने के लिए इसको ये कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। सर वो इकोनॉमिक का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कोई फिक्स प्रिपरेशन नहीं है, इट्स एब्सोल्यूट क्रिएटिविटी अगेन, कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आपने जो भी रिसोर्सेज से पढ़ा है, हाउ यू एक्सट्रैक्ट एंड पुट इट इनटू योर पेपर, कितने अच्छे से आप पुट कर रहे हैं, कितने अच्छे से सजा रहे हैं, इसीलिए ये पेपर टफ हो जाता है। बाकी जगह कहीं ना कहीं फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है जिसको आप लिखते हैं, इसमें यू हैव टू यूटिलाइज योर ओन ब्रेन। तो ये सर इट्स डेंजरस, बट इकोनॉमी का पेपर इज डेंजरस। और बहुत लोग सर इसमें अच्छा भी करते हैं, बहुत लोग का जिनका अच्छा कम पकड़ लोग है हैं वैसे बहुत। हाँ, जो अच्छा भी करते हैं सर, आई एम नॉट वन ऑफ देम। मेजॉरिटी हाँ, बाकी I'll see कि मेरा मार्क्स कितना आया है, बट इट्स फियरफुल, सबसे ज्यादा बहुत डर उसी में ज्यादा, लगता बहुत है। ज्यादा। अभी भी हमारे 14 जीपीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बैचेस में, सबके हाँ। सब बोले सर जल्दी से इकोनॉमिक्स स्टार्ट करिए, बहुत बड़ा सिलेबस है, 2 महीना उसी में लग जाएगा। तो ये चीजें हैं, इसमें बहुत आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, प्लस इसमें अपने आंसर्स को सप्लीमेंट करने के लिए उसमें अपने इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज किया। इकोनॉमिक सर्वे का फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गया सर, गवर्नमेंट का जो हमारा स्कीम्स है, स्कीम्स को, हाँ जैसे आई गेस एम्प्लॉयमेंट इन झारखंड का इशू पूछा था मेंस एग्जाम में, तो उसमें आफ्टर सर्टेन पॉइंट यू कैन राइट अबाउट द स्कीम्स कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए। अभी सर सारथी योजना आया था, और जो भी तेजस्विनी स्कीम है, या अब मुझे तो सब कुछ याद नहीं जो भी है सर। कंटेम्पररी मतलब जो भी इसमें एग्जांपल्स तेजस्विनी वाला भी एक स्कीम था, ये सब जोहार स्कीम है, ये सब आप डाल सकते हैं कि ये सब से आदमी जो है जॉब डाइवर्सिफिकेशन या अनएम्प्लॉयमेंट का इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इफ यू हैव गॉन थ्रू इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट थोरोली, और अगर आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लियर है, तो आप इन तीनों का एक समागम बना के अपना आंसर को लिख सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये इस सेक्शन में आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है इकोनॉमिक्स वाले में। एंड अब आते सबसे लास्ट पेपर पे, जो अभी आपका साइंस और टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है। ये तो सेक्शन ए और बी तो फिजिक्स और बायोलॉजी है, इसमें तो पूरा क्रैमिंग वाला पोर्शन, इसमें आपने कैसे ये सर इसमें भी आंसर्स बहुत प्रेडिक्टेबल है। फिजिक्स इज वेरी इजी, क्योंकि उसमें वो कुछ भी पूछे आपको उसका पूरा लिखना है। फॉर एग्जांपल इफ दे आर आस्किंग यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो यू कैन नॉट जस्ट राइट यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड गो, आप आधे पन्ने में, जबकि आंसर एब्सोल्यूट आंसर वही है अल्ट्रासाउंड का कि उसके 5 यूजेस है, 10 यूजेस है, वो लिख के आप आगे बढ़ जाए। बट यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर विथ लाइक व्हाट इज साउंड, व्हाट इज नॉइज, उसका वेवलेंथ, सोनार, यू हैव टू राइट एवरीथिंग पूरा कि वो जब पढ़े तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम साउंड से लेके पूरा अल्ट्रासाउंड तक पहुंचे हैं। सर बायोलॉजी पार्ट इज अ बिट डिफिकल्ट, बट इस बार थोड़ा हम लोग लकी रहे कि बायोलॉजी वाले पार्ट में एयर पोल्यूशन का सवाल आ गया। आई डोंट नो हाउ, नहीं तो सर उसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं। माइटोसिस मेयोसिस वाला क्वेश्चन था, उसमें फंस डायग्राम ये सब। सर ये बी सेक्शन एक उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और एक ई सेक्शन प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि लास्ट टाइम में उसमें विटामिन्स पे नोट लिखने आ गया था, तो राइटिंग 32 मार्क्स अबाउट विटामिन्स इज वेरी डिफिकल्ट। और उसमें सर बहुत सारा डिजीजेस है, और डिजीज का जो भी कंट्रोल प्रोग्राम्स चला है उसके बारे में लिखना है, तो दोज थिंग्स मेक इट डिफिकल्ट। तो किस साल आपका लॉटरी फंस जाए कि आप जो अच्छे से तैयार नहीं करके गए और उसमें से सवाल आ जाए, तो ये सब थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है। रेस्ट थिंग आर इजी, जो भी आदमी यूपीएससी का प्रिपरेशन में पढ़ रहा है वो इधर ही है। थोड़ा सर वो सब भी है, आई गेस एनपीटी और सीटीबीटी ये सब है, साइंस एंड टेक वाला पोर्शन। तो ये सब स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों है इसमें। तो इसमें भी आपने मतलब कंटेम्पररी जो भी एग्जांपल्स है सबको इंक्लूड किया था इसमें, जो भी न्यूज़ में थे। हाँ, इसमें भी सर इमेजेस और डायग्राम का बहुत यूज है। जैसे अल्ट्रासाउंड वाले सवाल में भी मुझे याद है सर कि मैं वो शिप अल्ट्रासाउंड से डेप्थ नापता है, वो मैं बना के आया था। तो जहां भी सर इमेज रिप्रेजेंटेशन का जरूरत नहीं भी है, अगर आपको लगता है कि कोई रेलिवेंट उससे डायग्राम है, तो उसमें सर मैंने उसको पुट किया है और अपने आंसर्स को बेटर प्रेजेंट करने का सर कोशिश किया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जीएस के पूरे पेपर्स में इन्होंने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काफी काम किया है, और ये सारे टॉपर्स कर रहे हैं ना, बिना कंटेंट वर्सेस प्रेजेंटेशन, है ना। पहले था कि लोग, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डेविएटेड है, इनको अच्छे से गाइड नहीं किया जा रहा, जो गलत जगह गाइडेंस ले रही, वो कंटेंट करते थे कि सर 5 नोट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स को वो लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो कंटेंट वर्सेस प्रेजेंटेशन आप क्या कहेंगे इसमें? सर
आई थिंक आई विल गिव इट अ 80% एंड 20% रेशियो कि सर आपके पास अगर कंटेंट ही नहीं है तो आप सजाएंगे क्या, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट है तो सजाने की भी आवश्यकता उतनी ही है। तो अगर आप उसको नहीं सजाएंगे तो आपका कंटेंट इज यूजलेस। हो सकता है कि आपसे कम कंटेंट लिखने वाले को ज्यादा नंबर मिल जाए। एग्जैक्टली। तो अरेंजमेंट, डिपिक्शन, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यही बोलूंगा सर, पहले तो जो न्यू कमर्स हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, पहले तो कंटेंट गैदर कीजिए, समझिए चीजों को कि क्या है। ये सर याद करने वाला एग्जाम नहीं है। अनलेस आप समझेंगे नहीं, समझ के याद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। सिर्फ याद करने से तो कभी नहीं होगा। बाकी प्रेजेंटेशन सर वो ओवर द टाइम टॉपर्स के कॉपीज देख के, खुद लिख के, खुद से ही आता है कि हाँ वेयर आई एम मिसिंग। बाकी सवाल का लेंथ इतना बड़ा है कि आप सारा उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, बस तरीका आपका सही होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपका होपफुली मेंस का पूरा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं लास्ट फेज में इंटरव्यूज का। तो इंटरव्यूज में तो आप काफी आपका डेडली परफॉर्मेंस था वहाँ, तो आप अश्योर्ड कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिला होगा। इसका ये भी वजह है कि ऑलरेडी वर्किंग, इनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल चुका है, काफी अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड है इनका। इंटरव्यूज में कौन सा पैनल था आपका? मेरा अजिता भट्टाचार्य मैम। अच्छा, अजिता भट्टाचार्य मैम का पैनल था। तो इनका इंटरव्यूज में, मॉक इंटरव्यूज मैंने देखा था, काफी इनका अच्छा परफॉर्मेंस था। आपने क्या स्पेशल कुछ तैयारी किया था इंटरव्यूज के लिए? सर जैसे हमारा मेंस का रिजल्ट थोड़ा डिले हो रहा था और कहीं ना कहीं हमको एक्सपेक्टेशन था कि आई विल गेट थ्रू, और बीच में बहुत बार ऐसा माहौल बना कि अगले हफ्ते आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है। तो व्हाट आई डिड कि एक कॉपी खरीदा मैंने। अच्छा। और उसमें मैं बस पीछे उसके लिखता था कि मेरे इन एंड अराउंड से क्या क्या सवाल बनता है। लाइक मेरे इंस्टीट्यूशन जहाँ जैसे ISM धनबाद से मैं पढ़ा हूँ, उससे क्या सवाल बनता है वो लिख लिया। मेरा जॉब प्रोफाइल जो है उससे क्या सवाल बनता है वो लिख लिया। अब मेरा स्कूल का नाम जैसे स्वामी विवेकानंद केंद्र विद्यालय, तो विवेकानंद जी से सवाल क्या क्या बन सकता है वो लिख लिया। तो जो भी सर डायमेंशंस हो सकते हैं, धनबाद से मैं बिलोंग करता हूँ तो धनबाद से क्या क्या सवाल बन सकता है, तो ये मैं सर लिखते गया। एंड टू माय अटर सरप्राइज, मतलब ये एक कोई रूटीन एक्टिविटी नहीं था सर। जैसे आप सोचते हैं, इट्स लाइक यू हैव टू थिंक कि आपसे क्या पूछा जा सकता है और आप कहाँ नहीं फंसे। तो मैं वो सवाल लिखता गया एंड टू माय अटर सरप्राइज मैं देखा कि मैं 6-7 पन्ने अपने बारे में सवाल अच्छा लिख चुका था। तो जब सर इंटरव्यू का डेट्स अनाउंस हुआ तो मेरे लिए ये बहुत इजी था कि करंट अफेयर्स तो मुझे पढ़ना ही है, जो स्टैटिक है थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करना ही है। बाकी अगर मैं वो 7 पन्ने जो सवाल मैंने लिखे हैं उसका मैं आंसर्स, अच्छे आंसर्स लिख लूँ तो क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इश्यूज ऑफ झारखंड, जो कि एक बहुत ही प्रिवेलेंट सवाल है। तो इस पे सर अब आप पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ये बोलना सर ये बहुत कन्वेंशनल हो गया है। तो जैसे मैंने जो प्रिपेयर किया था, मैंने प्रिपेयर किया था सर कि एब्सेंस ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, पुअर कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिस गवर्नेंस, कि मैं 4 ही पॉइंट बोलूंगा लेकिन ब्रॉड पॉइंट्स बोलूंगा। मैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट तक अपना जवाब को सीमित कॉमन वर्ड से ये सब। हाँ हाँ। तो इंटरव्यूज में आपने मेक श्योर किया कि आपके आंसर्स बाकियों से अलग रहे। हाँ जी जी। और आप थे भी इसमें, आपका काफी इंटरव्यूज काफी अच्छा गया था, है ना? तो आपने देखा फ्रेंड्स, एक एक चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से वेल प्लान तरीके से एग्जीक्यूट किया। दैट इज व्हाई इनका रैंक आया है 153, है ना? बहुत अच्छा सर्विस मिला इनको, झारखंड फाइनेंस सर्विस, है ना? तो अब आगे आपका क्या प्लान है? अब इसी में सेटल हो जाना है कि JS के लिए टारगेट करना है या JPS के लिए? सर ऐसा मेरा कोई अभी एट दिस पॉइंट प्रेफरेंस नहीं है। ऑल्दो आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रैंक, इसमें भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एग्जैक्टली, मुझे भी लगा था कि मतलब आपको तो टॉप 50 में। हाँ, अभी जो भी है सर, एक बात, क्योंकि ये पॉडकास्ट सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी देखेंगे, एक चीज मैं बोलूंगा कि कभी भी सिलेक्ट होने के लिए तैयारी ना करें, हमेशा टॉप करने के लिए तैयारी करें, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। बहुत बड़ी बात बोली। अगर आप सिलेक्ट होने के लिए तैयारी करेंगे तो आप कभी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप टॉप करने के लिए तैयारी करेंगे तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्थान मिल जाएगा। और टॉप करने की तैयारी से मेरा मतलब ये है कि आपका तैयारी फुल प्रूफ होना चाहिए कि इवन इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग समवेयर देन आल्सो आई विल मैनेज टू बी इन द लिस्ट। तो यही चीज है। अभी सर फाइनेंस सर्विस के बारे में मैंने जो रिसर्च किया है, आई एम सेटिस्फाइड कि मैं इसमें जाऊंगा और एक नए सर्विस में जाके सर नई चीजें सीखूंगा, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा
और मेरा सर अभी पार्ट टाइम पीएचडी भी चल रहा है, अच्छा। उसको कंप्लीट करूंगा। हम्म। और जो कि फाइनेंस सर एक थोड़ा सा हम्म। स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, हम्म। तो उसमें भी काफी कुछ नया सीखने का होगा। बहुत कुछ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम्म। उसको सीखूं मैं और उसी में बेटर करूं। हम्म। सिर्फ सर्विसेज टू सर्विसेज जंप करके सर हम्म। आई विल नॉट किल वन सीट अगेन। सो आई विल स्टिक टू जो भी मुझे हाँ। भगवान ने, ईश्वर ने अपनी मर्जी से दिया है, एंड आई विल ट्राई टू परफॉर्म बेटर इन दिस फील्ड ओनली। फ्रेंड्स ये अब जेएफएस में ही फाइनली मतलब इनको उसी में रहना है। तो ये बताइए कि आपने जो तैयारी की तो उसमें आप जो कि आप मैरिड, तो कैसे मतलब टाइम को मैनेज करते थे, मतलब अपने जॉब में, फैमिली लाइफ में, मतलब बहुत कम टाइम, कितना घंटा डेली देते थे? स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितना घंटा देना होगा जेपीसी के लिए? सर घंटों की गिनती के हिसाब से पढ़ाई नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली घंटों की, देख रहे हैं आप, घंटों से आप तैयारी नहीं कर सकते। तो बेसिक आपका मतलब क्या ऑन एन एवरेज आपका क्या रहता था कि अगर घंटों के हिसाब से हम्म। तैयारी करेंगे तो हमें लगता है कि एग्जाम में भी घंटी बजाते रह जाएंगे सर। तो सर फैमिली की जैसे आपने बात की सर, तो मेरे फादर मदर बहुत सपोर्टिव हैं स्टार्टिंग से ही कि आपको जो करना है कीजिए। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा दो बताऊंगा अपनी मदर का। पहला तो ये था सर कि चूंकि जो जॉब मैं अभी कर रहा हूँ ये भी मेरा सेकंड जॉब है, इसके पहले भी मैं कॉर्पोरेट में था 2 साल। तो मैं जब तैयारी करता था, जब पढ़ता था, तो मेरी मम्मी आती थी रूम में, वो बोलती थी कि तुम लोग झूठो अपना माथा खराब किया हुआ है, तुम लोग जैसे लोगों को तो तैयारी करने का भी ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। एक मतलब वो बोल, उनका कहने का मतलब ये था डीपर सेंस कि इतनी बेरोजगारी है, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो फिर 1-2 दिन बाद ये बोलने लगी कि तुम लोग का ना नौकरी को आधार से लिंक कर देना चाहिए कि जिसका एक बार हो गया है उसको दूसरे बार मौका ही ना दिया जाए। तो वो इनका कहना था, उनका कहना था कि यू आर इन अ गुड वेल सेटल्ड जॉब, तो आप अपना लाइफ जिए, एंजॉय कीजिए, लाइफ में और भी चीजें हैं, शादी ब्याह जल्दी कीजिए, बाकी सब चीजें भी हैं करने को, आप क्यों अपना ये कर रहे हैं। बट उन्होंने कभी हमें रोका भी नहीं इस चीज से। वो कभी कभी हमारे फेलर्स के समय थोड़ा सा डिसहार्टन होती थी या जो तैयारी के दौरान आप अपनी फैमिली के साथ रहते थे? हाँ, मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहा हूँ, और मुझे कभी भी जैसे कई चीजें घर वालों ने भी मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज किया है। अगर घर का कोई काम है, मैंने कभी कह दिया कि मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पढ़ना है, या कोई रिश्तेदारी में कहीं जाना है, कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करना है, मैं अगर बोल दिया मुझे नहीं जाना है, तो आई वॉज नेवर फोर्स नहीं करते थे। इसकी वजह से सर मेरे मदर फादर दोनों को भी बहुत एफर्ट लेना पड़ा है कि इन देयर ओल्ड एज, अभी मेरे फादर बोकारो थर्मल में रहते हैं, माय मदर यूज्ड टू स्टे विथ मी कि ये अपना ड्यूटी कर ले और अपना पढ़ाई कर ले। फिर सर जब मेरी वाइफ आई तो वो भी सर काफी कोऑपरेटिव थी, बहुत सपोर्टिव थी। आप बता रहे थे कि आप शादी के बाद कहीं घूमने भी नहीं गए थे, आप एग्जाम दे रहे थे। यस। तो उसमें वही बात सर, उनको भी इस चीज में मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि आजकल सर जैसा न्यूली मैरिड कपल का जो ट्रेंड है, जो हम इंस्टाग्राम से लेके हर सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो मैंने उनसे काफी शुरू में ही बात की कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी अपने पास अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, तो लेट्स इन्वेस्ट आवर टाइम और एनर्जी इन आवर करियर। तो वो उनको भी समझ में आया, तो वो भी सर इसमें कभी बहुत डिमांडिंग किसी चीज के लिए नहीं हुई। सी लेट मी फ्री, सी ऑलवेज गेव मी दैट इंडिपेंडेंस, दैट स्पेस कि मैं अपना पढ़ाई करूं, अच्छे से करूं। और सर उन्होंने सपोर्ट भी किया है, मेंस के समय भी वो मेरे साथ रांची आई हैं, मेरे साथ 3 दिन रही हैं, और शी एश्योर्ड कि मुझे अपना एग्जाम देने के अलावा बाकी कोई बॉदरेशन नहीं लेना पड़े कि मुझे खाने पीने ये सब की कोई दिक्कत हो। तो उनको भी सर मेरा काफी क्रेडिट है इस चीज का। वो खुद भी एस्पायरिंग है सर एग्जाम्स के लिए, तो उनको भी मैं पूरा अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ कि आप भी अपना जो भी लाइफ में करना चाहते हैं आप कीजिए। तो सर पूरे फैमिली का ही सपोर्ट है, पूरे फैमिली का सपोर्ट है। एक्सटेंडेड फैमिलीज भी हैं, अंकल्स वगैरह भी हैं, उन्होंने भी हमेशा मोटिवेट किया है। जैसे कई बार सर मुझे पीएसयू टू पीएसयू माइग्रेशन का भी अपॉर्चुनिटी मिलता था, लाइक आई एम वर्किंग इन कोल इंडिया, तो मुझे लगता था मैं गेल में चला जाऊं, मैं ऑयल इंडिया में चला जाऊं ऑन अ हायर स्केल टू अ बेटर प्लेस, क्योंकि थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है एक सर्विस में रहते रहते। बट दे मेड इट वेरी क्लियर कि आइदर यू स्टिक इन कोल इंडिया और यू गो इनटू अ पब्लिक सर्विस। तो सर सपोर्ट सारे लोगों का है, और आज सब लोग खुश भी हैं कि आई हैव मेड इट टू द लिस्ट। ये बहुत बड़ा एग्जाम है, फिर इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें हर दिन इंसान हारता है, हर दिन इंसान जीतता है ना। क्योंकि आप देखते हैं कि मेंस में 1 साल तक मतलब रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे थे, कभी आपको लगेगा कि आपका एकदम पूरा मोरल डाउन हो गया कि आज कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मतलब फैमिली सपोर्ट मिलता है इसमें अच्छे से, है ना। तो सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए 14 जेपीएससी में इंग्लिश में कैसे करना है, कोटा लेना है कि नहीं,
जीएस पेपर 3, 4, 5, 6, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरव्यूज, टाइम कैसे निकाले, इन्होंने साफ साफ बताया कि टाइम का ऐसा कुछ इशू नहीं होता। ऑन एन एवरेज कितना देर आप मतलब डेली निकाल लेते थे मतलब अपने लिए सर इस चूंकि एग्जाम के लिए? ये एग्जाम सर थोड़ा सीजनल एग्जाम है, सीजनल एग्जैक्टली ये सर हमेशा आप हमेशा नहीं इसको रहता है, हमेशा तैयारी इसका नहीं परस्यू कर नहीं कर सकते। सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आ जाए हम्म, तो प्रीलिम्स में सर अगर आपका पहले से तैयारी है तो 5-6 आवर्स तो ये डिमांड 5, करता है। 6 आवर्स। और मेंस के समय सर जो वो पीरियड है प्रीलिम्स हम्म। के रिजल्ट के बाद से लेके मेंस का, या आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स में ही अच्छा नंबर लाए हैं तब से लेके मेंस तक का, उसमें सर इट डिमांड्स एवरी डे एवरी सेकंड। ओके। आप पढ़ाई के अलावा उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। सिलेबस इज सो एक्सटेंसिव। आप उसमें अगर थोड़ा सा भी मस्ती करेंगे तो आपका कोई ना कोई पोर्शन छूट जाएगा। छूटना और फिक्स जैसा है। मैंने बोला, इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी इन द लिस्ट, यू विल नेवर बी इन द लिस्ट। नेवर बीन द लिस्ट। ये बहुत सही चीज उन्होंने बताई कि हमेशा टॉप करने का सोचिए तो रैंक लिस्ट में आ जाएंगे। एक जो काफी इंपॉर्टेंट चीज जो कि छूट गया, प्लान बी का कितना इंपॉर्टेंस है इस जेपीसीएस एग्जामिनेशन जो कि रेगुलर नहीं है, इसका कैलेंडर कुछ फिक्स नहीं है, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, अचानक से एग्जामिनेशन आते हैं, प्रोसेस और सब कुछ स्पीड अप हो जाता है, फिर अचानक से सब कुछ रुक जाता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो खासकर जो फुल फ्लेज तैयारी करते हैं वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, कि उनका मतलब मोरल डाउन हो जाता है सब कुछ। मतलब फिर हमें बीच में बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि सर मतलब मेंस के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये करे वो करे। तो इन स्टूडेंट्स को आप क्या मतलब हेल्प गाइड करना चाहेंगे कि आप फुल फ्लेज जेपीसीएस एग्जाम्स के लिए टारगेट करना चाहिए कि यू शुड हैव वन प्लान बी, या तो गवर्नमेंट जॉब में जाइए, तो प्राइवेट सेक्टर में जाइए, तो फिर किसी दूसरे लाइक माइंडेड एग्जाम्स को टारगेट जैसे कि बीपीएससी होगा? आपका क्या ओपिनियन और सजेशन रहेगा इन स्टूडेंट्स के लिए? सर मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग सर्विस में आना चाहते हैं तो बेसिकली दे आर गोइंग देयर टू सर्व द पीपल, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नेंस का प्रॉब्लम मैनेज करना सारे इश्यूज को। तो अगर सर आप अपना लाइफ ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां क्या मैनेज करेंगे? तो अपने लाइफ में मैनेज करने से मेरा मतलब ये है कि आप अपने प्रायोरिटीज अगर सेट नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट आई मस्ट डू व्हेन, तो देयर इज नो पॉइंट गोइंग इनटू द सर्विस। तो सर एक एग्जाम के भरोसे बैठे रहना दैट इज नेवर एडवाइजेबल, क्योंकि सर डेस्टिनी एक ऐसा चीज है जो सर पहुंचने के बाद पता चलता है, बाकी तो सारा मेरा जर्नी है। तो आप जब जर्नी में है तो आपका कौन सा रोड है यू नेवर नो। तो ऑलवेज ट्राइंग टू कॉपी अदर्स लाइफस्टाइल, अदर्स थिंग्स, अदर सक्सेसेस, अदर फेलर्स, ऐसा नहीं होगा। सबका अलग डेस्टिनी है। हाँ, वी कैन ट्राई, वी कैन एस्पायर फॉर, बट वी नेवर नो व्हाट विल गेट। तो सर ऑप्शन बी रखना बहुत जरूरी है। अभी सर बहुत अनसर्टेन वर्ल्ड है, तो आप कहीं भी अपना एक ऑप्शन जारी रखें, खास करके अगर आपका कॉम्पिटिटिव एज पार हो रहा है तो, क्योंकि देयर आर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एंड एजुकेशन जो अपने लाइफ में लोगों को लिव अप टू करना है। एजुकेशन इज नॉट द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू। लोग अपना जिंदगी को रोक लेते हैं इस एग्जामिनेशंस के लिए। मैं भी कहता हूँ अगर आप 28 प्लस है तो आप किसी न कहीं इन्वॉल्व हो जाइए, प्राइवेट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में, कहीं पे बिल्कुल फुल फ्लेज बैठ के तैयारी करना, वेस्टेज ऑफ मतलब टाइम एंड एनर्जी सब कुछ। सर मेरा इसमें एक ऑब्जर्वेशन है सर, मेरा एक पर्सनल इसमें ये मानना है कि अगर कोई बिल्डिंग बनानी है सर तो हम उसको फ्लोर बाय फ्लोर बना सकते हैं। अगर हम पहले ही जमीन पे रह के सोचें कि नहीं हम सबसे टॉपेस्ट तल्ला बनाएंगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसमें एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा सर अपने बैचमेट का। एक मेरा बैचमेट था सर, आई पास्ड आउट इन 2016। वो सर यूपीएससी की तैयारी करता था कॉलेज से। टिल 2018-19 ही प्रिपेयर्ड इन दिल्ली। उसका सर यूपीएससी नहीं हो पाया। व्हाट ही डिड, वो एसएससी में चला गया सर, और एसएससी में उसको अरुणाचल प्रदेश पोस्टिंग मिला। वो वहां भी काम किया 2 साल। ही वाज डिप्रेस्ड, काफी आहत था वो, बट यूपीएससी में नहीं हुआ, एज उसमें अटेम्प्ट खत्म हो गए। तो वो फिर आईएफएस में आ गया, फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम उसने निकाल लिया, यूपीएससी वाला। हाँ, यूपीएससी वाला। अच्छा। और अभी वो आईएफएस है। तो ऑलवेज यू हैव टू फाइंड आउट ऑप्शंस। आप सिर्फ ये लेके बैठ जाएंगे कि नहीं हमको जेपीएससी ही करना है या यूपीएससी ही करना है, तो इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। सर आई हैव मेट, मतलब अपने लाइफ में और इस इंटरव्यू में, आई मेट वन सीनियर, आई विल नॉट टेल हिज नेम, ही हैज गिवन 6 मेंस ऑफ यूपीएससी बैक टू बैक। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने सर यूपीएससी में अपना जीवन झोंक दिया, फिर भी सफलता नहीं मिली। तो इतना सर, इट्स जस्ट एन एग्जाम, लाइफ इज लार्जर। सर आज मेरा रिजल्ट आया है या आज मेरी रैंक आई है, तो ठीक है, दिस ग्लैमर, दिस एवरीथिंग इज जस्ट फॉर फ्यू डेज। आफ्टर दैट मेरा भी एक काम होगा, मेरा भी एक सर्विस होगा, हमको वही करना है।
तो पीपल इस ग्लैमर में थोड़े दिन में खो जाते हैं खो सर, जाते जबकि ऐसा नहीं है। जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू दोज रील्स एंड दोज वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, वो आदमी उस वीडियो उस रील को बहुत पहले जी के आगे बढ़ चुका है, लेकिन जो एस्पिरेंट है या जो तैयारी कर रहे हैं वो वहीं स्टक रह जाते हैं। तो मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि अगर ऑप्शन है, कहीं भी ऑप्शन है, तो उसमें लगे उससे। और सर दिस एग्जाम इज अ टेस्ट ऑफ कि आप कितना एक्सपीरियंस हैं, कितना अच्छे से अपना इंफॉर्मेशन अपना सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो अनलेस यू गो आउट ऑफ द बुक्स आपको वो नहीं मिलने वाला, नहीं मिलता है। इंटरव्यूज में भी वर्किंग स्टूडेंट्स को नो डाउट मतलब कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते ही है ना। तो ये भी वर्किंग के बहुत सारे जो वर्किंग स्टूडेंट्स हमारे इस मैक्सिमम वर्किंग लोग का सिलेक्शन हुआ है, तो आप एक्सपोजर लीजिए। 28 के अगर आप ऊपर हो चुके हैं, जैसे अभी जेएसएससी का एक क्लासिक एग्जांपल है ना। जेएसएससी का जो एग्जामिनेशन बहुत डिस्प्यूटेड था, कोर्ट केस हो चुका है उसमें, तो उसके स्टूडेंट्स अभी तक हमें बहुत सारे कॉल आते हैं कि अभी तक वो वेट कर रहे हैं कि सर जजमेंट आएगा, कि एग्जाम फिर से होगा, कि ज्वाइनिंग होगी। सो ये पूरा अपना जो कीमती वक्त है जवानी का वो वेस्ट हो रहा है। तो उस चीजों में खासकर झारखंड में एग्जामिनेशन को देखा गया कि रेगुलर नहीं है, तो उनको आजकल प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, कहीं भी कोई भी इजीली इन्वॉल्व हो सकता है। तो आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि इनको मतलब ज्वाइन करना ही चाहिए कि 28 के मतलब अगर एज क्रॉस कर गए हैं तो? सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम में मेरा क्या होगा, ये दोनों फैक्टर मेरे हाथ में नहीं है। एग्जैक्टली। तो सर जो चीज मेरे कंट्रोल में है या जो चीज एक एस्पिरेंट के कंट्रोल में है उसको वो करना चाहिए। मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनेशंस का जो कट ऑफ है वहां तक पहुंच रहे हैं, 28 जो आप बोल रहे हैं, 28 29, तो एक आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी मिस हो रहा है हर चीजों का। तो डेफिनेट है कि यू मस्ट गेट समथिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग, क्योंकि सर 29-30 में भी हम अपना जीवन आधा ही जिए होते हैं, उसके बाद भी मेरा आधा जीवन बचा है। सही बात। तो वी कैन ऑलवेज ब्रिंग अ डिफरेंस। देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स राइट फ्रॉम बोमन ईरानी टू एनीवन, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग मोर नेम्स। आप लाइफ में चेंज किसी भी स्टेज पे ला सकते हैं, बहुत सारे। आप ही जैसे आपने लोगों को लगता है कि शादी के बाद एग्जाम नहीं निकाल सकते, इन्होंने निकाला, नौकरी के बाद भी निकाला, शादी। आप एक और हमारे रैंक 24 है जो आई गेस, उनके तो बच्चे भी हैं, है ना। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों ने रैंक लाया है, तो आप भी ला सकते हैं। ये मिसकंसेप्शन है कि मतलब नहीं ये बहुत बड़ा एग्जाम है, इसके लिए फुल फ्लेज तैयारी करेंगे, घर बैठ के 24 घंटे पढ़ेंगे। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है ना, पॉसिबल भी नहीं है। और आपका एफिशिएंसी जो होता है वो वर्किंग लोगों का ज्यादा होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसी में आपको आउटपुट निकालना है। तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है झारखंड में स्पेशली, है ना। लोग बहुत ज्यादा मिसगाइडेड है। तो होपफुली इस पॉडकास्ट को देख के आपका थोड़ा सा ये जो क्लियर हुआ होगा कि आपको भी सीरियस हो जाना चाहिए, है ना। लाइफ भी जीना है, समय पे शादी, समय पे सब कुछ अच्छा लगता है। और चीजें मतलब ये जो एग्जामिनेशन है कि 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है यूआर का, तो आप कभी भी इसको अचीव कर सकते हैं अगर आपके अंदर जज्बा है तो, है ना। ये लोग क्लासिक एग्जाम्पल है। आपको एक और अभी लाएंगे, एक जो हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में आएंगे, वो पिता भी है ना, उनके बच्चे भी है, उसके बाद भी उन्होंने रैंक लाया है। तो आप उनसे मिलिएगा तो आप देखिएगा कि मतलब चीजें हो रही है, लोग कर रहे हैं, है ना। ये मिथ है कि मतलब नहीं फुल फ्लेज मुझे देना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सूरज जी, अपना कीमती टाइम देने के लिए। हमारे 14 जेपीएससी के एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छे से आपने गाइड किया, एक एक चीज राइट फ्रॉम मतलब लाइफ लेसन से लेके एग्जामिनेशंस को, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। तो ऑल द बेस्ट आपके अच्छे करियर के लिए, भविष्य के लिए, और बहुत अच्छे से आपने इस एग्जामिनेशन सफलता प्राप्त की है। और ये काफी डिजर्विंग कैंडिडेट थे, इनका इंटरव्यूज मैंने लिया था, बहुत मजा आया था, आज भी बहुत अच्छा लगा इनसे पॉडकास्ट शूट करके। सो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट 14 जेपीएससी के एस्पिरेंट्स एंड कीप स्टडी।